Hello, have an amazing morning to all. I'm Prashant. Today is January 18th, and let's see which are important current affairs topics that we are going to study. Okay, तो सबसे पहले टॉपिक हमें स्टडी करना है दैट इज रिगार्डिंग द इरानियन स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस. ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू है, इससे रीजन में काफी टेंशन क्रिएट हो सकते हैं. तो ये ईरान, और ये याद रखना, ईरान ने बस पाकिस्तान पे ही स्ट्राइक नहीं किया है. Okay, the Iran has done this particular type of bombings in Syria also. Okay, and in other regions also. So we'll discuss this particular aspect over here. और ये न्यूज देखना फ्रंट पेज पे, पेज 4 और पेज 12 मल्टीपल पेजेस पे कवर है, मल्टीपल पेजेस पे इसका एनालिसिस है, तो इसलिए इसको कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है. सेकंड, अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ जेलीकाटू दैट विल डिस्कस. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ बॉडी दैट इज कॉल्ड द CERT इन. तो ऐसा CERT इन के रिगार्डिंग न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट डज दिस बॉडी डू? दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया. तो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. AACR सर्वे हैज बीन रिलीज नाउ. AACR मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. इट इज रिलीज्ड बाय एन एनजीओ नेम्ड प्रथम. तो ये हर ईयर एक्चुअली रिलीज होता है और इंडिया की एजुकेशन सेक्टर के बारे में, स्पेशली द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सर्वे इसमें होता है. तो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंस हो सकता है. दैट्स व्हाई विल सी दिस ऑब्जर्वेशंस आल्सो. ओके, देन जो द हिंदू का टेक्स्ट सेक्शन है उसमें चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन अगेन डिस्कस्ड ओवर हियर. ओके, तो चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, इसका बैकग्राउंड क्या है, रिसेंट क्या इशू है, और जैसे नाउरू जैसी कंट्रीज जो है, ओके, ये कंट्रीज क्यों अब अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ताइवान से लेके चाइना तक शिफ्ट कर रहा है. ओके, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. कुछ और आर्टिकल, एक आर्टिकल मतलब एडिटोरियल सेक्शन का मैंने लास्ट में आपके यहाँ स्लाइड्स में रखा है, तो अगर आपको पढ़ना है तो वो भी आप बाद में पढ़ सकते हो. अदरवाइज इस एडिटोरियल सेक्शन में जो आर्टिकल क्या है, ये ऑलरेडी इसका कंटेंट मैंने 2-4 क्लासेस में पहले भी कवर किया है रेड सी कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग. ओके, चलिए लेट्स सी दी फर्स्ट न्यूज ओवर हियर. व्हाट इज दैट न्यूज? दैट ईरान कैरिड आउट स्ट्राइक्स इन इराक, सीरिया एंड पाकिस्तान. तो हुआ क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, कि ईरान ने अराउंड, यू कैन से द डेट वाज जनवरी 15 एंड 16. ओके, तो और इस जनवरी 15 और 16 के दौरान ईरान हैड कैरिड आउट स्ट्राइक्स. वेयर वेयर इन एट व्हाट प्लेसेस? फर्स्ट इज, यू कैन सी ओवर हियर, इराक. ओके, और इराक का जो एरिबिल है, यहाँ कुर्दिस्तान, इराक का जो कुर्दिस्तान है उसका एरिबिल जो है, यहाँ दे हैड कैरिड आउट सर्टेन ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक्स. ओके, देन सीरिया का रीजन है, देयर आल्सो दे हैड कैरिड आउट दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक्स. और पाकिस्तान का, ओके, जो बलूचिस्तान का रीजन है, यहाँ आल्सो क्या है, ईरान ने कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स एक्चुअली किए थे. ओके, फाइन. सो और इसमें आपको सुबह पाकिस्तान पे भी ये स्ट्राइक ईरान ने किया, तो ईरान डिड नॉट टेल इट टू पाकिस्तान आल्सो, कोई इन्फॉर्म किया ऐसा भी नहीं है. तो ये सारे स्ट्राइक जो है दैट हैपन फ्रॉम द ईरान ओवर हियर एट मल्टीपल प्लेसेस. अब ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक कंट्री है और इतने सारे जगह पे दे विल डू दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक्स लाइक दिस, आइदर थ्रू ड्रोन और मिसाइल. ओके, फाइन. तो अब यहां क्यों ईरान ने ऐसा किया? ओके, इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा देख लीजिएगा. अब हुआ क्या है कि यू नो दैट कि आफ्टर इजराइल हैज अटैक्ड हमास, ओके, वेयर इन गाजा स्ट्रिप. ओके, तो कहीं ना कहीं आप देखना इजराइल के अगेंस्ट कौन जाता है, दैट इज ईरान. दैट इज वन थिंग दैट इज गोइंग ऑन ओवर हियर. ओके, तो ये तो चल रहा है कहीं ना कहीं. अब इस कॉन्टेक्स्ट में और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान पे भी कुछ अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली आफ्टर, ओके, दिस अटैक डन बाय द इजराइल ऑन द हमास, और गाजा स्ट्रिप में जो इजराइल का अटैक चल रहा है उसके बाद ईरान पे भी आप देखते हो कि काफी सारे अटैक्स एक्चुअली कहीं ना कहीं हुए. ओके, सबसे पहले जैश अल अदल. ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस ऑर्गेनाइजेशन, या यहां मैं लिखता हूं जैश अल अदल. ओके, दिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान में आपको पता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान में वैसे होता है, ठीक है, वो काफी बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में एज सच. तो जैश अल अदल जो पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान पे कुछ अटैक किया था, और दिस ऑर्गेनाइजेशन क्लेम्ड ऑल्सो कि वी आर एक्चुअली अटैकिंग ईरान. ओके, अब यहाँ वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है. देखिएगा, ईरान जो है ये शिया मेजोरिटी कंट्री है, शिया डोमिनेशन वहां पे है. आपको से जैश अल अदल जो है ये सुन्नीस की ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान से, एंड दिस अटैक ईरान ओवर हियर. ओके, उन्होंने कुछ टेररिस्ट अटैक ईरान पे किया था. एट द सेम टाइम दी जैश अदल क्या कर रहा है, जो ईरान का, ठीक है, ईरान का जो सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है,
ईरानियन बलूचिस्तान का सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है, उसको एक्चुअली बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का इसका पार्ट बनाना चाहता है। दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये सुन्नी आउटफिट है और ईरान का ये कुछ एरिया जो है कहीं ना कहीं जो सुन्नी डोमिनेटेड थोड़ा एरिया है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, ओके, उसको कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान का पार्ट बनाना चाहता है ये जैश अल अदल, ये भी उनका एक एजेंडा है। तो ऑफकोर्स इसके अगेंस्ट ईरान ने स्ट्राइक किया। सेकंड अगर देखा जाए तो वी हैड कवर्ड दिस न्यूज अर्लियर ऑल्सो कि ईरानियन ईरानियन दो जनरल थे, फॉर्मर जनरल कासिम सुलेमानी हु वाज किल्ड इन 2020 बाय यूएसए। ओके, तो कासिम सुलेमानी वाज किल्ड इन 2020 बाय यूएसए। तो कासिम सुलेमानी का रिमेम्बरेंस में वन वी कैन से एक काइंड ऑफ मेमोरियल इवेंट वाज गोइंग ऑन और उस पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैक हुआ था। ओके, एंड दैट अटैक वाज आल्सो डन बाय द सर्टेन इस्लामिक स्टेट पीपल। ओके, तो ऑफकोर्स उसके अगेंस्ट यहाँ पे ईरान ने अब अटैक किया है। ओके, फाइन। तो ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ अटैक्स जो है ईरान पे हो रहा है, दैट्स व्हाई ईरान इज ट्राइंग टू रिटेलिएट ओवर हियर। ओके, अब इसमें और एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। ओके, एंड व्हाट इज दैट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि कहीं ना कहीं ईरान के जो आप कह सकते हैं मिलिटेंट आउटफिट्स है, ईरान की जो शिया बैक्ड मिलिटेंट आउटफिट्स है, इस पे भी वर्ल्ड वाइड अब अटैक हो रहा है। एक तो ईरान की धरती पे अटैक हो ही रहा है, तो दैट्स व्हाई ईरान इज डूइंग दिस अटैक्स। बट और भी एक इनसिक्योरिटी ईरान में है, क्या कि देखिएगा हमास पे इजराइल इज अटैकिंग, तो हमास इज ऑल्सो बैक्ड बाय ईरान। ओके, फाइन। हमने हाउथी रिबेल्स का यहाँ पे डिस्कस किया था, ओके, कि हाउथी रिबेल्स हाउ दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द रेड सी। ओके, और हाउथी रिबेल्स हमने देखे थे कि ये कैसे प्रॉब्लम्स रेड सी में क्रिएट कर रहे हैं। ये हाउथी रिबेल्स जो है ये भी शिया मिलिशिया है। ओके, एंड दे आर अटैक्ड बाय द यूएसए एंड यूके। ओके, जो भी ऑफकोर्स अगेन ईरान इज बैकिंग। ओके, हिजबुल्ला जो है इवन दैट इज गेटिंग अटैक नाउ, इवन दैट इज बैक्ड बाय ईरान। तो ईरान के जो मिलिटेंट आउटफिट्स है, जो ईरान जिसको सपोर्ट करता है, ये भी एक्चुअली कहीं ना कहीं अटैक किया जा रहा है इन पे। ओके, और अब ईरान की धरती पे अटैक हो रहा है, तो ईरान कहीं ना कहीं इसको रिटेलिएट करने का ट्राई कर रहा है। ओके, तो ये काफी बड़ा इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स है दैट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। अब इस केस में देखिएगा पाकिस्तान पे जब ईरान ऐसे ड्रोन स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान ऑफकोर्स हैज स्लैम्ड ईरान नाउ। पाकिस्तान कह रहा है कि देखिएगा व्हाट एवर यू हैव डन इज नॉट राइट एंड इवन वी हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। ऐसा हो सकता है कि हम भी इस पे आपको कुछ रिस्पॉन्स दें, हम भी ऐसा अटैक आप पे करें। ओके, तो बेसिकली पाकिस्तान का कहना यह है कि इफ ईरान रियली वांटेड टू डू सम स्ट्राइक ऑन सच टेररिस्ट आउटफिट तो दे शुड हैव एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड अस। ये तो हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ है, आप हमारे धरती में आते हो और ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। ओके, तो रिसेंटली ये भी हुआ है कि पाकिस्तान ने अपना जो एनवॉय है ईरान का उसको रिकॉल किया है कि फिर से अपने कंट्री में आ जाइएगा। सिमिलर वे ईरानियन जो एनवॉय पाकिस्तान में था, ऑफकोर्स एट द टाइम ऑफ अटैक दैट ईरानियन एनवॉय वाज इन ईरान ओनली, तो उनको कहा कि आप वही रहो, आप फिर से पाकिस्तान में मत आना, और पाकिस्तान के एनवॉय को भी कहा गया कि आप पाकिस्तान वापस आ जाओ। ओके, फाइन। तो काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में भी पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये टेंशन यहाँ पे कहीं ना कहीं है। ओके, अब इस कॉन्टेक्स्ट में, ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इंडिया इज सेइंग। ओके, तो देखिएगा जब ये अटैक हुआ, ओके, तो उस अटैक से पहले ही एक दो दिन जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है ईरान में थे। ओके, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, ही वाज इन ईरान दैट टाइम। ऑफ कोर्स अब हो गए इसलिए अटैक किया या उन्होंने सपोर्ट किया इसलिए नहीं, बट ही वाज देयर इंसिडेंटली। ओके, तो अब इंडिया की तरफ से भी जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है और इंडिया कह रहा है व्हाट इंडिया हैज डन इज इंडिया हैजंट कंडेम्ड द अटैक बाय ईरान ऑन पाकिस्तान। ईरान जो ये अटैक मतलब ऐसा कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है, व्हाट एवर डोंट स्ट्राइक्स वी कैन से दैट ईरान हैज डन ऑन पाकिस्तान, इसको इंडिया ने कंडेम नहीं किया। इंडिया ने कहा है कि देखिए ईरान हैज ऑल द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। इंडिया की ये स्टैंड है कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का राइट है। इफ दे फील दैट एनी आउटफिट फ्रॉम द पाकिस्तान हैज डन टेररिस्ट अटैक ऑन ईरान तो ईरान कैन स्ट्राइक बैक। दैट्स व्हाट इंडिया स्टैंड इज। ओके, बट इंडिया हैजंट कमेंटेड एनीथिंग ऑन द अटैक इन कुर्दिस्तान एरिया ऑफ इराक या फिर जो सीरिया में जो इदलिब में अटैक हुआ इसके रिगार्डिंग, लेकिन इंडिया ने कोई कमेंट इस पे नहीं किया है। दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, चलिए लेट्स गो टू द, तो ये जियोपॉलिटिक्स के पीछे समझ लीजिएगा कि कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इट कुड हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट इन द कमिंग टाइम्स। ओके, ये मैं बार बार ये सारी इश्यूज आप देखना कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। ओके, एक तो रेड सी में देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द हाउथी रिबेल्स। दिस हाउथी रिबेल्स आर बैक्ड बाय द ईरान अगेन। ओके, दैट इज वन थिंग, फाइन। सेकंड, ये हो रहा है यमन में हाउथी रिबेल्स का रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां यूएसए और यूके उनको अटैक कर रहा है।
ओके, फिर आप देखते हो कि हमास को इजराइल इज अटैकिंग, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन एक्चुअली। ओके, अब ईरान जो है ये रिटेलिएट कर रहा है, अगेन हिजबुल्लाह इज गेटिंग अटैक्ड। तो ये, और रशिया जो है दैट इज अटैकिंग देयर ईरान, यहाँ पे यूक्रेन ओवर हियर। तो दैट द होल एरिया आप देखिएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो विल सी व्हाट विल हैपन इन द कमिंग टाइम्स ओवर हियर। ओके, एनीवेज दिस इज अ डेवलपिंग न्यूज एज सच, बट आपको इन सारी चीजों की आइडिया होना चाहिए। आई होप योर जियो पॉलिटिक्स इज मोर स्ट्रांग नाउ बिकॉज ऑफ आवर करंट क्लासेस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि बांग्लादेश इलेक्शन का जियोपॉलिटिकल क्या एस्पेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स गो, और उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। नाउ लेट्स सी, दैट इज रिगार्डिंग द जेलिकाटू। ओके, व्हाई वी आर डिस्कसिंग जेलिकाटू, बिकॉज रिसेंटली द पोंगल सेलिब्रेशंस हैव हैपेंड इन तमिलनाडु। ओके, और जेलिकाटू आपको पता है क्या है, इट्स अ बुल टेमिंग स्पोर्ट। ओके, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, आई विल डिस्कस इट विद इन अ मिनट। ओके, तो ये बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है, वेयर क्या होता है कि जो द बुल इज रिलीज्ड on this open ground and these players we can say they will try to tame that bull, उसको कंट्रोल करने का वो ट्राई करते हैं। तो ये बुल टेमिंग स्पोर्ट है जेलिकाटू, विच इज ऑफकोर्स सेलिब्रेटेड इन द तमिलनाडु। ओके, और तमिलनाडु में जनरली जो जनवरी में पोंगल सेलिब्रेशन होता है, इस पोंगल सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग हमने कल भी एक न्यूज देखी थी, इफ यू रिमेंबर। ओके, दैट इज थिरुवल्लुवर के रिगार्डिंग। तो ये पोंगल सेलिब्रेशन में जनरली ये जेलिकाटू सेलिब्रेट किया जाता है, फाइन। तो दिस इज अ बुल टेमिंग स्पोर्ट एज सच। अब ये इसमें एक दो चीजें याद रखिएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट कैटल ब्रीड्स जो है, ओके, और कौन से बुल ब्रीड्स यहाँ यूज किए जाते हैं इस बुल ट्रेमिंग स्पोर्ट्स में, उनका नाम देखिएगा। माडू इज द नेम, ओके, पलीकुलम इज द नेम, बरगुर इज द नेम, मलई है, ओके, कंगायाम है। ये सारे डिफरेंट ब्रीड्स है बुल्स के, दो जनरली स्पेशली, ओके, सब नेटिव बुल्स ब्रीड्स है एक्चुअली। ये जल्लूकाठी के लिए कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। ओके, तमिल जो इंपॉर्टेंट पोएम है सिलापट्टिकरम, ओके, कहा जाता है कि इस पोएम में भी दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट हैज बीन मेंशन्ड। ओके, एज सच थोड़ा लीगल एस्पेक्ट अगर इसका देखा जाए तो 2014 में जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू वाज बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। व्हाई? बिकॉज ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट कि ये कहीं ना कहीं एनिमल के अगेंस्ट क्रुएल्टी है। ओके, so prevention of cruelty act के अंडर this is a cruelty against the animals and that's why Jallikattu was banned by the Supreme Court. But of course not only Jallikattu, there were many other things, sports like this. There is Kambala sport, जो बफेलो रेस होती है कर्नाटका में, बुलक कार्ट रेसिंग होती है महाराष्ट्र में। ये एनिमल के रिगार्डिंग काफी सारे स्पोर्ट्स ऐसे बैन हो गए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये सारे स्टेट जो है अफेक्टेड स्टेट, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका में जो कंबाला होता है, ये सारे स्टेट्स ने क्या किया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल एक्ट जो है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की, अमेंडमेंट की। बिकॉज और एक चीज याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो कहीं ना कहीं इस एक्ट को मॉडिफाई किया गया है बाय ऑल द 3 स्टेट्स। ओके, अलोविंग दोज स्पोर्ट्स ओवर हियर। ओके, वो स्पोर्ट्स अलो हो, इसलिए एक्ट्स में एक्चुअली क्या है, अमेंडमेंट की गई। तो ये अमेंडमेंट भी कोर्ट में एक्चुअली चैलेंज हुआ, बट व्हेन अमेंडमेंट्स वर चैलेंज इन कोर्ट, 2023 में कोर्ट का डिसीजन आता है कि दिस अमेंडमेंट्स आर एक्चुअली वैलिड। इट मींस व्हाट, कि ये जो स्पोर्ट्स है, दिस स्पोर्ट्स विल बी अलाउड नाउ अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स। ओके, तो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो बैन करने का था, बट अमेंडमेंट जो की गई ये एक्चुअली वैलिड मानी गई, तो दैट्स व्हाई दिस स्पोर्ट्स आर नाउ अलाउड ओवर हियर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अब इसके रिगार्डिंग न्यूज हम नहीं देखते, बस याद रखना कि ये बॉडी करती क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, स्पेशली GS3 में जो सिक्योरिटी का पोर्शन होता है इसके रिगार्डिंग। ओके, फाइन। तो CRT इन, इट मींस इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। ओके, और आप कह सकते हो ये हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ साइबर अटैक इन इंडिया। कोई भी अगर साइबर सिक्योरिटी का इश्यू आता है इंडिया में, ओके, कोई साइबर अटैक होता है, ओके, तो उसको काउंटर करने का सबसे पहला काम जो है, दैट विल बी डन बाय द CRT। ये गवर्नमेंट की एजेंसी है। ओके, तो हमारा इंडियन साइबर स्पेस सिक्योर करने का काम कहीं ना कहीं ये बॉडी करता है। इट इज ऑपरेशनल सिंस 2004। तो क्या क्या इसका काम है? ओके, तो काउंटरिंग साइबर इंसिडेंट्स इज वन थिंग, बट देन ऑफ कोर्स इट ट्राइज टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द साइबर इंसिडेंट्स। ओके, अगर कोई लेट्स से प्राइवेट फर्म है, देयर इज लेट्स से देयर इज अ बैंक, ओके,
or is banking organizations multiple cyber attacks are happening, so they are supposed to report it to the CRT. ओके, फिर साइबर अटैक के का कोई अगर इंटेलिजेंस उसके रिगार्डिंग है, ओके, कोई अटैक्स अगर ज्यादा होने वाले फ्यूचर में, तो इसके रिगार्डिंग ये अलर्ट देता है, इमरजेंसी मेजर्स इशू करता है, गाइडलाइंस इशू करता है, एडवाइजरीज इशू करता है. दिस इज द बॉडी रिगार्डिंग दैट. Okay, now let's go to the next news, that is regarding the ASER survey. Okay, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ASER क्या होता है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER रिपोर्ट. ओके, सो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इट इज रिगार्डिंग द एजुकेशन, एंड दिस इज नॉट रिलीज बाय द गवर्नमेंट बट रिलीज बाय एन एनजीओ नेम्ड प्रथम. ओके, इस बार का जो सर्वे था उसका टाइटल था बियॉन्ड बेसिक्स. ओके, और उस सर्वे ने रूरल स्टूडेंट्स का सर्वे किया बिटवीन द एज ऑफ 14 to 18. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूरल स्टूडेंट बिटवीन द एज ऑफ 14 to 18 being surveyed by in this beyond the basics by ASER. ओके, और इसकी जो फाइंडिंग्स है ये हमारे लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है मेंस या एसए में. ओके, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट हमें देता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में. ओके, तो मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको बताता हूँ, बिकॉज सी दिस इज अ एग्जाम वेयर लॉट्स ऑफ कंटेंट इज देयर, तो हमें वही फिल्टर करना होता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ओके, तो आप हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज पढ़ने का ट्राई करना. ओके, फाइन, हर चीज, बिकॉज अदरवाइज इट्स ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू. तो उसमें आपको एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ही आप फोकस करने का हमेशा ट्राई कीजिएगा. हमेशा न्यूज़पेपर में कोई पढ़ते हो, बुक में कोई पढ़ते हो, तो आपके मन में वो बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम और नॉट, इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट टॉपिक इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ देखिएगा ASER सर्वे की क्या क्या फाइंडिंग्स है. ओके, ASER सर्वे कहता है कि 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर ये कंप्लीट एज ग्रुप देखा जाए तो उसमें से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 86.8%, मतलब 87% जो है स्टूडेंट्स, दे आर एनरोल्ड इन सम और अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. मतलब उनका एनरोलमेंट ऑलमोस्ट 87% लोगों का जो है किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट है. ओके, और इसमें जेंडर गैप इज ऑल्सो वेरी लेस. मतलब इस एज ग्रुप में ऐसा नहीं है कि गर्ल्स हैव एनरोल्ड वेरी लेस और बॉयज हैव एनरोल्ड मोर, तो ऐसा नहीं है. जेंडर गैप इज ऑल्सो वेरी लेस ओवर हियर, ज्यादा जेंडर गैप है नहीं. तो ऑलमोस्ट गर्ल्स आर ऑलमोस्ट 87%, बॉयज भी ऑलमोस्ट उतने हैं. दैट इज वन थिंग. सेकंड, लेकिन एज वाइज यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस है. एज वाइज क्या डिफरेंस है? अगर आप 14 एज देखा, बस 14 एज, पूरा एज ग्रुप नहीं कह रहा हूं, ओनली एज 14 अगर देखा जाए, तो उसमें से बस 4% चिल्ड्रन जो हो गए दे आर आउट ऑफ स्कूल, या 4% यूथ या टीनेजर्स है दे आर आउट ऑफ स्कूल. ओके, तो 14 अगर एज हम देखा जाए तो, लेकिन यही अगर 18 ईयर्स के एज अगर बच्चे देखे तो उसमें से ऑलमोस्ट 33% या 33% जो है दे आर आउट ऑफ स्कूल. एवरेज 87 होता है, लेकिन अगर एज वाइज डिफरेंस देखा जाए तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस ओवर हियर. ओके, दैट इज वन थिंग ओवर हियर. अब क्लास 11 के स्टूडेंट्स अगर आप देखना, जनरली 17 ईयर का स्टूडेंट क्लास 11 में होता है, तो क्लास 11 या क्लास 12 के अगर स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 55% उसमें जो है ये ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट जो होती है, मतलब आर्ट स्ट्रीम होती है, उसमें एनरोल करते हैं. एंड स्पेशली गर्ल्स, दे आर एनरोलिंग मोर इन आर्ट स्टूडेंट्स. तो इसका एक ऑब्जर्वेशन है, जो स्टेम फील्ड है हमारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. ओके, इस स्टेम फील्ड में ओके गर्ल्स का एनरोलमेंट कम है. बाय द वे, ये दूसरे एक आर्टिकल में भी आज द हिंदू के हाईलाइट किया गया है, ASER के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि कैसे स्टेम फील्ड में गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन इज लेस. ओके, फाइन. तो कहीं ना कहीं गर्ल्स वांट टू गेट एडमिशन इनटू दिस स्टेम फील्ड, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के इसमें, बट उनका एनरोलमेंट लेकिन उतना नहीं हो पाता है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर. अब और कुछ आप कह सकते हो कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं निगेटिव न्यूज यहाँ इस ASER सर्वे में ये है कि ये व्हेन दिस पीपल आर, दिस स्टूडेंट्स आर सर्वेड, 14 to 18 के बीच में स्टूडेंट्स आर सर्वेड, तो उसमें से 25% ऐसे बच्चे हैं ओके कि जिनको क्लास 2 लेवल का रीडिंग नहीं आता है. ओके, एक क्लास 2 लेवल का अगर उनको टेक्स्ट दे दे यार, उनको कहे कि आप ये पढ़िएगा, तो 25% ऐसे बच्चे दे आर नॉट एबल टू रीड दैट. ओके, इसमें से 50% से ऊपर ऐसे बच्चे हैं कि जो एक बेसिक लेवल का डिवीजन जो होता है ये नहीं कर पाते. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको कहा 15/3 कितना होता है, तो दे वोंट बी एबल टू डू दिस.
ओके इसमें से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 57% ऐसे बच्चे कि दे कैन नॉट रीड अ प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस. Okay, so this is a very dismal state of something called as a quality of education. क्वांटिटी में तो वी सीम वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी एजुकेशन देखा जाए, यहाँ तो सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट अगर देखें हम, तो ऑलमोस्ट वी हैव यूनिवर्सल एनरोलमेंट. सेकेंडरी एजुकेशन 14 to 18 भी अगर देखा जाए एज ग्रुप, तो वी हैव सीन की 87% स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट एनरोल्ड. बट इफ यू सी द क्वालिटी ओवर हियर, 25% ऑफ देम डू नॉट इवन नो हाउ टू रीड. 50% of them do not even know the basic arithmetic. 57% of them cannot even read a simple English sentence. However, one thing is there that 90% of them have smartphones. Okay, that is also a one of the, we can say, ESR survey का कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन है. तो आइदर दिस चिल्ड्रन आर नॉट टॉट वेल और दे आर यूजिंग देयर ओनली स्मार्टफोन्स फॉर वॉचिंग रील्स. ठीक है, बट एनीवेज जोक्स अपार्ट, इट्स अ सीरियस इश्यू एज सच. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज वेयर डू चाइना ताइवान रिलेशन स्टैंड. ओके, तो अब इसमें हमें क्या डिस्कस करना है कि ये इशू क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग जो इशू है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का, ये क्या है और व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट टुडे. ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में वी आर डिस्कसिंग. तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि ताइवान में, ओके, इसके डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैड हैपेंड रिसेंटली. जनवरी 13 में ताइवान डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंक्लूड हो गए. उसमें न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान जो है ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड. ओके, ताइवान की एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी. ताइवान इज अ डेमोक्रेसी, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी एज सच. चाइना एक वन पार्टी स्टेट है, कम्युनिस्ट स्टेट है. तो लेकिन ताइवान में एक्चुअली डेमोक्रेसी है. तो ताइवान में देयर इज अ डीपीपी पार्टी, एक मेन उनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी. इस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की विन हुआ एंड दे हैव नाउ देयर न्यू प्रेसिडेंट. ओके, इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट थे ताइवान में, ओके, ये भी इसी पार्टी के कहीं ना कहीं थे. ओके, अब जब ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि देयर इज अ कंट्री नेम्ड नाउरू, स्मॉल आइलैंड नेशन है नाउरू. ये क्या करता है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ताइवान से चाइना में अब शिफ्ट कर देता है. तो ये क्या है सारा कॉम्प्लेक्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दे गॉट न्यू प्रेसिडेंट, ओके, और डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान से अब क्या है, नाउरू क्या करता है, एक्चुअली चाइना पे शिफ्ट कर देता है. ओके, सो विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. देखिए ये ताइवान और चाइना का देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर. ओके, यू कैन सी दिस चाइना मेनलैंड और यहाँ ताइवान कंट्री है. ओके, अब क्या हुआ था कि हिस्टोरिकली चाइना में दिस, ओके, किंग, ठीक है, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो चाइना में दिस किंग डायनेस्टी, ओके, इसका रूल था और किंग डायनेस्टी के अंडर ही ये ताइवान था. ओके, बट 1895 में होता है साइनो जापानीज वॉर, फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर, और जिसमें इतना बड़ा चाइना जो है इसका डिफीट हो जाता है. चाइना लॉस्ट इन दैट. ओके, एंड दैट टाइम ताइवान जो है दैट केम अंडर जापान. अगेन याद रखना, इससे पहले किंग डायनेस्टी के अंडर ताइवान था. 1895 में इट वेंट टू जापान. ओके, और जापान के अंडर था ये ऑलमोस्ट टिल 1945. सो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार हो जाती है और फिर से ये ताइवान जो है चाइना के अंडर जाता है. ओके, बट 1945 में जब ये चाइना के अंडर आता है तो चाइना में सम सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर वाज गोइंग ऑन देयर. मतलब चाइना में उस वक्त स्टार्ट हो रहा था कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन. ओके, तो ये सिविल वॉर किसके बीच में चल रहा था चाइना में उस वक्त? चाइना में जो नेशनलिस्ट एक ग्रुप था, वी कैन से, ओके, वर्सेस कम्युनिस्ट्स. ओके, बट कम्युनिस्ट काइंड ऑफ वन दैट सिविल वॉर वी कैन से, और उसके बाद उसको हम कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं. और चाइना में फिर कम्युनिस्ट की सत्ता वहां स्थापन होती है और उस वक्त के नेशनलिस्ट जो है दे वेंट टू ताइवान. उस वक्त क्या होता है कि जो नेशनलिस्ट कहीं ना कहीं थे, दे एक्चुअली हैड गॉन टू ताइवान. ओके, और चाइना में जो है मेनलैंड चाइना में, वहां आप कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट आता है. ओके, तो मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट और तब से वही है 1949 से आगे. ओके, और ताइवान में जो है नेशनलिस्ट जो भाग के आए थे, उनके अंडर उनकी जो पार्टी थी, कोमिंगटांग पार्टी, ओके, ये पार्टी फिर वहां रूल करती है. ओके, और ताइवान में फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उसके बाद डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाती है. ओके, अब इशू ये है कि चाइना कहता है कि देखो ताइवान हमारा ही पार्ट है. ओके, चाइना सेज कि ताइवान जो है इट इज आवर पार्ट ओनली. हाउएवर पीपल फ्रॉम ताइवान डू नॉट वांट दैट. इवन इससे पहले जो नेशनलिस्ट उनकी पार्टी भी थे,
ओके, जो कोमितांग पार्टी है जिसके लीडर आपको चाइना से यहाँ भाग के आए थे, इनका भी कहना है कि ताइवान जो है ये कोई चाइना का पार्ट नहीं है। ओके, वी आर ए इंडिपेंडेंट कंट्री, फाइन, वी आर ए इंडिपेंडेंट कंट्री ओवर हियर। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो ये जो रिसेंट जो इलेक्शन हुए, कोमितांग पार्टी के प्रेसिडेंट तो नहीं हुए उसमें, इसमें अब तो दूसरे प्रेसिडेंट हुए हैं, अलग पार्टी के प्रेसिडेंट हुए हैं। तो ये डीपीपी पार्टी के प्रेसिडेंट अब जो है, या इससे पहले भी इनके जो प्रेसिडेंट थे, इनका भी यही कहना था। स्पेशली इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे ताइवान के, इनका तो और असर्टिवनेस है, ये तो कहते कि नहीं, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना ओवर हियर। ओके, हम चाइना के पार्ट नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो करंट जनरेशन है, इट डजंट हैव एनी हिस्टोरिकल टाइज विद चाइना, इट डू नॉट हैव एनी हिस्टोरिकल एफिनिटी विद चाइना, करंट जनरेशन जो है। ओके, हमारा करंट जनरेशन तो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ग्रो हो चुका है, एंड वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस चाइना बिकम्स मोर फ्यूरियस नाउ। ओके, और चाइना की एक पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड एज अ वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी मतलब क्या, कि चाइना अपने सारे रीजन को, चाहे वो ताइवान हो, बाकी कोई भी रीजन हो, ठीक है, तिब्बत हो, इस सबको चाइना का ही पार्ट मानता है। और चाइना का कहना है कि सारे कंट्रीज ने बस चाइना के साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए, चाइना के साथ ही। वाई? बिकॉज दिस इज ऑल वन चाइना, चाहे वो ताइवान हो या बाकी कोई भी टेरिटरी हो। ओके, फाइन। और चाइना कहता है कि इसके रिगार्डिंग वी हैड अ कंसेंसस आल्सो, जिसको कहा जाता है 1992 कंसेंसस। इसको थोड़ा सा याद रखना, कभी फिल्म में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज 1992 कंसेंसस। 1992 कंसेंसस मतलब जिसमें ताइवान के लीडर और चाइना के लीडर एग्री करते हैं कि यस, ताइवान को अगर इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं है एक तरीके से, इट्स फाइन, बट ताइवान शुड बी कंसिडर स्पेशली इन डिप्लोमेटिक रिलेशन एज अ पार्ट ऑफ चाइना इटसेल्फ। ओके, और चाइनीज लीडरशिप का कहना है कि देखो, ये ताइवान की लीडरशिप ने उस वक्त एग्री किया था, लेकिन अब ये चाइना ताइवानी लीडरशिप कहती है कि देखिएगा, ये तो पुरानी चीजें हो गई, उस वक्त भी हम इंडिपेंडेंट थी, आज भी हमें इंडिपेंडेंट ही रहना है। और इनफैक्ट करंट जनरेशन को तो कुछ भी लेना देना नहीं है चाइना के साथ, ना ही, और हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री अब, और हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही करंट जनरेशन को चाहिए हमारे। ओके, फाइन। तो ये 1919 कॉन्सेंसस को भी अब कहीं ना कहीं नहीं मानते यहाँ पे ये। ओके, तो ये चाइना की पॉलिसी है ताइवान के, और ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं चाइना के ताइवान के बीच में। तो इस बार जब न्यू ईयर में व्हेन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वाज गिविंग हिज एड्रेस, तो ही टोल्ड कि कहीं ना कहीं हमें रीयूनिफिकेशन ताइवान का चाइना के साथ करना है। दैट्स व्हाट चाइना एक्चुअली सेज। स्पेसिफिकली he said in speech कि reunification with Taiwan is inevitable. Taiwan is a sacred territory of China. ओके, हवेल ताइवान ऑफकोर्स, जब जब हमें समझ, स्पेशली जब इलेक्शन हम देखते हैं अब ताइवान के, जहां डेमोक्रेटिक जो उनकी प्रोग्रेसिव पार्टी का विन होती है, इसका मतलब क्या, बिकॉज दिस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इज स्टॉन्चली अपोजिंग द चाइना। इसका मतलब क्या कि ताइवानीज पीपल समहाउ सपोर्ट, ओके, द इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान ओवर हियर। ओके, और बीजिंग चाइना इज ऑल्सो अनकंफर्टेबल विद द ताइवानीज डेमोक्रेसी। क्यों? बिकॉज चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, चाइना में तो देर इज वन पार्टी स्टेट, और चाइना को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ताइवान भी उसी वन पार्टी स्टेट के अंडर आना चाहिए, एक पार्टी के अंडर। बट ताइवान के लोग तो ऑफकोर्स डेमोक्रेसी को यहाँ सपोर्ट करते, तो उस डेमोक्रेसी के साथ भी चाइना यहाँ अनकंफर्टेबल है। ओके, सो दिस इज ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर। तो कॉन्फ्लिक्ट यही है कि पहले ताइवान वॉज अंडर दी under the Qing dynasty. Later it comes under the Japan in 1995. 1945 में it goes again in China. बट अगेन चाइना में उस वक्त कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, तो नेशनलिस्ट वेंट टू ताइवान एंड दे सेट अप अ गवर्नमेंट देयर। और वह तब से ताइवान में एक तरीके से आप कह सकते हो डेमोक्रेसी, स्पेशली डेमोक्रेसी तो प्रॉपर 1990s में एस्टैब्लिश होता है ताइवान में, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर डेमोक्रेसी अगर होता है। लेकिन करंट देयर इज अ डेमोक्रेसी, बट चाइना वांट्स टू फॉलो द वन चाइना पॉलिसी। एट द सेम टाइम चाइना ऑल्सो वांट्स टू reunify this Taiwan with the China, जो Taiwanese people do not want now. ओके, तो अब ऐसा हो चुका है कि इस वन चाइना पॉलिसी को ऑलमोस्ट काफी सारी कंट्रीज सपोर्ट करती है। इवन इंडिया भी जो है, ये कहीं ना कहीं चाइना के साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशन इसने रखा है, ताइवान के साथ नहीं रखा है। ओके, पहले ऐसा था कि 2016 में ऑलमोस्ट 22 कंट्रीज जो है, दे वेर एक्चुअली हैविंग रिलेशनशिप विद द ताइवान आल्सो, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। बट अब बस ऐसी 11 कंट्रीज बची है, और अब तो नायरू ने, इसने भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ताइवान से हटा दिए और चाइना के साथ रखे। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज चाइना अब कंट्रीज को एक तो कुछ ना कुछ मतलब कंसेशन देके कह रहा है कि आप हमारे साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशन रखो, या प्रेशराइज कर रहा है। ओके, पॉइंट। जैसे यूएसए है, तो यूएसए तो ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक अपने रिलेशनशिप
रखता है। चलिए, सो विद दिस विल एंड दिस पर्टिकुलर क्लास। एक आर्टिकल मैंने आपके लिए यहाँ रखा, अगर आपको पढ़ना है तो, दैट इज सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी। ओके, तो ये रेड सी का इशू, हौदे रेपेल्स का इशू, ये हमने काफी बार कवर किया, उसके रिगार्डिंग दिस आर्टिकल इज देयर। इफ यू वांट टू रीड, यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। चलिए, थैंक यू।